हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें डाटा स्ट्रक्चर। क्या है डाटा स्ट्रक्चर? कंप्यूटर में जब भी हम डाटा एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर होता है। और मेमोरी में डाटा रखने के अलग अलग तरीके हैं, और जिस तरीके से हम मेमोरी में डाटा रखते हैं वो डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। द वे वी यूज टू स्टोर डाटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। और डेटा जो है वो लीनियरली भी रखा जाता है और नॉन लीनियरली भी रखा जाता है। तो आइए सीखते हैं इसे डिटेल में। मेमोरी कुछ इस तरह की होती है। मेमोरी जो है वो सेलों की बनी होती है। मेमोरी इज मेड ऑफ सेल्स कॉल्ड मेमोरी लोकेशन, जिसे मेमोरी लोकेशन भी कहा जाता है। हर एक सेल का एक नंबर होता है जिसे कि मेमोरी एड्रेस और मेमोरी लोकेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इस मेमोरी में जो हमने मेमोरी ड्रॉ की है इसमें ओनली 36 स्पेसेस हैं, 36 मेमोरी सेल्स हैं। तो हर एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल में डाटा रख सकते हैं, और हर एक सेल का, जैसे हमने जाना कि एक एड्रेस होता है, तो हर एक सेल का या ग्रुप ऑफ सेल का एक नाम भी हो सकता है। और हर एक सेल में कैरेक्टर, न्यूमेरिक, फ्लोटिंग वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू रखी जा सकती है। सी में या C++ या जावा में अगर हम एक कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में, तो हमें कुछ इस तरह से डिक्लेरेशन करनी होगी। सबसे पहले CHAR और नेम फॉर सेल, जिस सेल में हम डाटा रखना चाहते हैं उसका नाम। तो जब कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को रीड करता है तो कंप्यूटर मेमोरी में जाएगा और एम्प्टी सेल ढूंढेगा, खाली मेमोरी सेल ढूंढेगा। और जब खाली मेमोरी सेल मिल जाएगा तो उसका नाम रख दिया जाएगा। उस नाम को वेरिएबल कहते हैं। अभी तक आपने शायद जाना होगा कि वेरिएबल यूज़ किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ये एक डेफिनेशन है वेरिएबल की, सिंपल, जो हम इस्तेमाल करते हैं। बट एक्चुअली वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज नथिंग, वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी सेल। वेरिएबल तो एक नाम है जो कि मेमोरी सेल को दिया हुआ है। तो वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है कि वेरिएबल इज जस्ट ए नेम दैट इज गिवन टू द मेमोरी सेल। वेरिएबल एक नाम होता है जो कि मेमोरी सेल को दिया गया होता है। तो ये कब नाम दिया जाता है? जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में एम्प्टी मेमोरी सेल ढूंढता है डाटा रखने के लिए, और उस एम्प्टी मेमोरी सेल का नाम रख दिया जाता है। तो उस नाम को वेरिएबल नेम कहा जाता है। तो जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे जेंडर वेरिएबल लिया है, तो जेंडर वेरिएबल वाली स्टेटमेंट जब कंप्यूटर रीड करेगा तो वो मेमोरी में जाएगा और सर्च करेगा एम्प्टी स्पेस। तो इस केस में हमने 24th सेल जेंडर को दिया है। यहाँ पे 24 सेल खाली मिला और उस सेल का नाम जेंडर रख दिया गया। तो यहाँ 24th सेल पे वैल्यू रखी जा सकती है जेंडर की। तो यहाँ पे हमने M फॉर मेल वैल्यू स्टोर कर दी है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे को वैल्यू चाहिए 24th सेल की, तो आप M वैल्यू बताओगे। और अगर मैं कहूँ कि जेंडर नाम वाले सेल में वैल्यू कौन सी है, तो भी आप M ही बताओगे। तो एक वैल्यू को यूज़ करने के दो वेज हैं। एक तो सेल नंबर के साथ वैल्यू को इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा वेरिएबल के नाम के थ्रू, जेंडर के थ्रू। तो जब हम वैल्यू को मेमोरी सेल एड्रेस के थ्रू यूज़ करते हैं तो वो पॉइंटर मेथड कहलाता है, 24th सेल। तो इस तरह से हमने सीखा एक वैल्यू को कैसे स्टोर करना है कंप्यूटर मेमोरी में, और उस वैल्यू को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक डाटा स्ट्रक्चर है। और अगर C या C++ में हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में, तो हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। सबसे पहले डाटा टाइप, फिर नेम फॉर सेल्स, और फिर कितनी वैल्यूज़ रखनी है। और फिर इस तरह से जब कंप्यूटर स्टेटमेंट को रीड करेगा तो वो लगातार एम्प्टी सक्सेसिव सेल ढूंढेगा मेमोरी में, जहाँ पे लगातार
खाली सेल मिलेंगे, उस सेल को एक नाम दे दिया जाएगा और उस सेलों के नाम को एरे कहा जाएगा या सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहा जाएगा। सो कुछ एग्जांपल इस तरह से, स्टूडेंट नाम की हमने एरे ली, CHAR स्टूडेंट, 5 वैल्यू हमें रखनी है मेमोरी में। तो ये 5 वैल्यू रखने के लिए लगातार मेमोरी चाहिए, मेमोरी सेल्स चाहिए। तो 29 सेल से लगातार मेमोरी सेल मिले हैं। तो यहाँ पे 29th सेल से वैल्यू रख दी जाएंगी और 29th सेल के बाद 30th पोजीशन पे शाम, 31st पोजीशन पे गुरु और 32 पोजीशन पे शिव रखा गया और 33 पे हरि। तो ये वैल्यूज़ मेमोरी में लगातार रख दी गई हैं। तो जब एरे में वैल्यू जो रखी होती हैं उनको अलग से भी नंबरिंग दी जाती है जब हम उसे नेम के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडेक्सिंग कहते हैं। जैसे राम को 0 इंडेक्स दिया गया है, शाम को 1 इंडेक्स, गुरु को 2 इंडेक्स और शिव को 3 और हरि को 4 इंडेक्स। तो एरे में एक से ज़्यादा वैल्यू रखी होती हैं और एरे की वैल्यू को हम इंडेक्सिंग के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंशली वैल्यूज़, लीनियरली वैल्यूज़ जो हैं वो रखी गई हैं। तो ये हमने कैसे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमें मेमोरी में रखनी है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमने सीखी। और आगे देखते हैं। अब सपोज हम ग्रेड्स एरे रखना चाहते हैं जिसमें हम 9 वैल्यूज़ आई तक की रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें 9 वैल्यूज़ लगातार चाहिए मेमोरी में, जो कि हमें लगातार मेमोरी सेल हमारे पास नहीं है रखने के लिए। वी हैव इनसफिशिएंट सक्सेसिव मेमोरी सेल टू स्टोर दिस ग्रेड एरे। इस ग्रेड एरे को स्टोर करने के लिए इनसफिशिएंट मेमोरी सेल्स हैं हमारे पास। सो अगर हमारे पास इतना ही मेमोरी स्पेस है तो हम नहीं रख पाएंगे सीक्वेंशली, लगातार वैल्यू नहीं रख पाएंगे। बट इस मेमोरी में खाली सेल्स तो बहुत हैं, वैल्यूज़ तो 9 वैल्यूज़ तो ईजीली रखी जा सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है आइए सीखते हैं। तो इस तरह से हमने रैंडमली वैल्यूज़ रखी हैं। वी हैव केप्ट डाटा एट रैंडम पोजीशन। नाउ वी कैन नॉट असेस दीज वैल्यूज़ कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ स्टोरेज। तो अब हम इन वैल्यू को जिस ऑर्डर में हमने इसे रखा है उस ऑर्डर में हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ़ वी वांट टू असेस देम सीक्वेंशली, अगर हम इन्हें सीक्वेंशली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर एक ग्रेड के पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू होनी चाहिए। वो क्या? अपनी नेक्स्ट रखी हुई वैल्यू की लोकेशन। अपने जैसे ए हमने रखी तो ए के आगे हमने बी रखा था, तो ए के पास बी का मेमोरी सेल नंबर होना चाहिए, ए के पास बी का एड्रेस होना चाहिए और बी के पास सी का एड्रेस होना चाहिए और सी के पास डी का होना चाहिए। और इसी तरह हर एक ग्रेड के पास अगली वैल्यू का एड्रेस होना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से सपोज जैसे हमने ए रखा है सबसे पहले, तो ए के साथ ए के पास एक और वैल्यू होनी चाहिए, क्या? बी की लोकेशन। बी की लोकेशन है 20, तो बी मेमोरी सेल होना चाहिए के पास। तो इसी तरह बी के बाद हमने सी रखा तो सी के पास बी के पास सी का होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि नाउ वी हैव 2 वैल्यूज इन 1 मेमोरी सेल। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक मेमोरी सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं। एक तो डाटा है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ए जैसे कि इंफॉर्मेशन है, और मेमोरी सेल नेक्स्ट वैल्यू का मेमोरी सेल नंबर ऑफ नेक्स्ट डाटा तो 20 है वो। तो मेमोरी सेल नंबर आपको समझाने के लिए बोला गया है, इसे हम एड्रेस बोलते हैं। तो 20 लोकेशन पे बी रखा हुआ है। तो यहाँ से अब हमें पता चलेगा कि ए के आगे 20th पोजीशन पे जाना है और 20th पोजीशन पे बी के पास नेक्स्ट सी का एड्रेस है। सी का एड्रेस क्या है? 26 लोकेशन पे रखा हुआ है 20। और इस तरह से सी के आगे जो है वो डी होगा, तो डी जो है वो 27th पोजीशन पे होगा। तो इसी तरह से सारी वैल्यूज़ रखी जाएंगी। तो लास्ट में आई जो है, आई के आगे कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आई के पास कोई नेक्स्ट एड्रेस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम /0 रखेंगे जिसे नल कहते हैं। तो इस तरह से हर एक वैल्यू के साथ लिंक बन चुका है और हर एक वैल्यू के बाद रखी गई वैल्यूज़ आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इसे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो ये हमारी थर्ड डाटा स्ट्रक्चर हमने सीखी कि तीसरा भी सीखा कि हम डाटा कैसे सेट कर सकते हैं मेमोरी में। तो हमने देखा कि एक नोड के पास 2 वैल्यूज़ हैं मेमोरी सेल में, एक तो डाटा और दूसरा मेमोरी सेल। तो डाटा सिंगल कैरेक्टर का भी हो सकता है और एक डाटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो हमने सिंगल कैरेक्टर ले लिया हुआ है अभी नोड में। तो जब भी हमने डाटा रखना है एक रैंडम पोजीशंस पे, तो हमें नोड बनाना होगा। तो सी में नोड सबसे पहले बनाना कैसे है, इस वे से हम नोड बनाएंगे। हैश इंक्लूड stdio.h स्ट्रक्ट नोड लिखेंगे, करली ब्रैकेट, फिर char डाटा।
डाटा इंट टाइप का भी ले सकते हो, डबल का भी ले सकते हो। हमने CHAR टाइप का लिया, कैरेक्टर टाइप का तो हमने CHAR लिखा। तो फिर आपको स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट लिखना है और करली ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये आपको हर हाल में ये चीज़ लिखनी है नोड बनाने के लिए, नोड डिफाइन करना है हमें। तो इस स्टेटमेंट से कंप्यूटर को पता चलता है कि नोड जिसमें डाटा रखा जाएगा वो इस तरह का नोड है। तो NOD ही हमने नाम रखा है नोड का, तो आप नोड का जगह कोई भी नाम रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और जनरली नोड हम कहते हैं तो हम नोड नाम ही रख लेते हैं। तो ये नोड कोई फिक्स नहीं है कि नोड ही रखना है। और बट डाटा के बाद CHAR डाटा जैसे हमने लिखा, तो उसके बाद अपने नेक्स्ट को स्ट्रक्ट नोड के साथ ही लिखना है। तो इसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जब एक स्ट्रक्चर अपने आप को ही यूज़ कर रही हो। जैसे नेक्स्ट की डाटा टाइप स्ट्रक्ट नोड ही है, तो ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी है। तो इस तरह से हमने सीखा कि C में कैसे नोड बनाना है। तो इसी तरह C++ में आपको नोड बनाना है, क्लास लिखना होगा यहाँ पे, फिर नोड, फिर करली ब्रैकेट, फिर पब्लिक और CHAR डाटा और नोड स्टार नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर का हम डाटा रख सकते हैं नोड में, और साथ में नोड के पास नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस होगा। और अगर जावा में रखना है तो हम यहाँ पे एक नोड में पूरा एक रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास नोड पब्लिक इंट RNO और फिर स्ट्रिंग नेम, पब्लिक भी ले सकते हो स्ट्रिंग के आगे, और डबल मार्क्स और फिर नेक्स्ट एड्रेस। तो इस तरह से हमारा नोड में वैल्यू पूरा एक रिकॉर्ड, एक रोल नंबर, नेम राम 19 और नेक्स्ट रिकॉर्ड जो होगा वो 20th लोकेशन पे होगा। तो इस तरह से सबसे पहले जब भी हमने रैंडमली डाटा स्टोर करना है तो हमें नोड बनाना होगा। तो नोड बनाना सीखा आज के सेशन में आपने। नेक्स्ट हम डाटा रखना सीखेंगे कि कैसे डाटा रखेंगे। तो इस सेशन को बहुत अच्छे से समझना है, फिर ये सेशन आपको अच्छे से समझ आया तो नेक्स्ट सेशन अच्छे से समझ आते जाएंगे। तो आज के सेशन में यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ डाटा स्ट्रक्चर में। और टिल देन हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। हैव ए नाइस टाइम।